नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। मैं हूं फाउंडर ऑफ आदित्य मनी सॉल्यूशन और मैं आपका स्वागत करता हूं होम लोन से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो के पार्ट 3 में। जैसा कि आपको ध्यान होगा, पार्ट 1 में मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जब आप बेसिक होम लोन लेने जाते हैं तो आपको किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से जो मेरा पार्ट 2 था वो इस मुद्दे पे था कि जब आप एक घर ले चुके हैं तो घर लेने के बाद आपको किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से होम लोन से रिलेटेड एक और बहुत अच्छे टॉपिक को मैंने अपनी इस वीडियो में उठाया है, जिसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो आपका किसी एक बैंक से आपका लोन चल रहा है। होता क्या है कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है या इग्नोरेंस के कारण भी लोग बेसिक क्या करते हैं कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं उसमें। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था उसके कंपैरिजन में जो दूसरा बैंक है वो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अपना आपको होम लोन ऑफ़र कर रहा है। तो सिंपली इसी को बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसका सिंपल सा एक मतलब और होता है कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जी आपने 50 लाख का लोन लिया, 2 साल के बाद आप जब उसको देखते हैं तो आपको मान लो कि जी आपका जो भी 45 या 46 लाख जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट खड़ा होता है, आप उस अमाउंट को चाहें तो किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसी को बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब हम बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो हमें कई छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि जिस बैंक में भी आप मूव करना चाह रहे हैं, क्या उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज के डेट में जो रेट ऑफ़र कर रही है, क्या वो लंबे समय तक भी आपको उसी रेट पे ऑफ़र करेगी या नहीं करेगी। जी हाँ, मार्केट में बहुत सारे बैंक्स और NBFCs हैं जो करते क्या हैं कि आपको एंट्री दिलाने के लिए तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ऑफ़र कर देंगे, लेकिन वो थोड़े टाइम में ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट वो बिना RBI के बिना रेपो रेट बढ़ाए हुए भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो आपको बेसिकली इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बहुत ही अलर्ट रहना है इस मैटर पे। ठीक है, मार्केट में कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको यही इसी तरह की प्रैक्टिस करती हैं, तो आपको इन प्रैक्टिसेस से बचना है आपको इसमें। ठीक है, इतना ही नहीं, मैं इसमें एक चीज़ और बोलूँगा कि जब आप फ्रेश लोन भी लेते हैं तो आप फ्रेश लोन लेते समय भी आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसका बैलेंस ट्रांसफ़र कराना थोड़े टाइम के बाद ईजी है या नहीं है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, मार्केट में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या NBFC बोलेंगे, IIFL के नाम से। IIFL क्या करती है कि बहुत इजीली लोन कर देगी आपका। दिल्ली के कई, जैसे मेरा जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है दिल्ली NCR का है, दिल्ली NCR में क्या है, इनके बहुत एग्जीक्यूटिव घूम रहे हैं, डीलरों से ये टाई अप करते हैं, आपका लोन तो इजीली कर देंगे। लेकिन जो आपको आज जो भी रेट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आज के रेट में जो इनका रेट 9.6 का रेट है, तो आज जो भी रेट दे रहे हैं ये आपको 1 साल में आपको 11 साढ़े 11% पर पहुँचा देते हैं। इन्होंने पास्ट में भी ऐसे ही करा है इन्होंने। ठीक है, तो इनकी एक चीज़ें बहुत हिडन होती है जो कस्टमर जब फर्स्ट टाइम इनसे ले रहा होता है तो उसको नहीं पता होता ये करते क्या हैं, और ना इनके एग्जीक्यूटिव भी बताते हैं। ये जब आप इनका लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे, इनकी कंडीशन होती है कि 3 साल के अंदर यदि आप अपने लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपसे 4% प्लस GST की पेनल्टी चार्ज करते हैं आपसे। तो ये मैंने आपसे जस्ट एक एग्जांपल दिया है, आप इसी तरह के और भी 1-2 बैंक्स हैं जो इस तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं। तो आप जब फ्रेश लोन भी ले रहे हैं तो आपकी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ऐसी NBFCs या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के चुंगल में ना फंसें। ठीक है, आप जब भी बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, बिल्कुल आप मार्केट में जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं उनका कंपैरिजन करिए, तब आप उसमें कीजिए। इसमें तो बैलेंस ट्रांसफ़र से रिलेटेड देखिए प्रोसेस बहुत ही इजी है, कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं होता। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या चाहें तो आप मार्केट में जो भी आपका नियर एंड डियर होम लोन एग्जीक्यूटिव है आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है इसमें आपने क्या है कि जो भी आपके बेसिक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ्स, प्रॉपर्टी पेपर की कंप्लीट चेंज चाहिए होती है। बिजनेसमैन है तो आपकी ITR, आपके बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर की पूरी चेंज चाहिए होती है। इनके अतिरिक्त बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में आपको 4 एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो आप जिस बैंक में भी आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो आपकी करंट कंपनी से जो भी आपका लोन चल रहा है उसका
आपको सैंक्शन लेटर आपको देना पड़ेगा नंबर 1 पे। जब आपका लोन लिया था उस टाइम पे जो लोन सैंक्शन हुआ था, सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका लोन अकाउंट स्टेटमेंट। जो आपका लोन चल रहा है, जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है जो आपके पीछे की ट्रांजैक्शन बताता है, तो उसी तरह से आपका लोन अकाउंट स्टेटमेंट होता है जो ये बताएगा कि आपका जो लोन गया है वो किस तरह से गया है। उसमें आपका कोई चेक बाउंसेस तो नहीं है, कोई और किसी तरह को इरेगुलरिटी तो नहीं है, कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है उसमें। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे आता है LOD। जी हाँ, LOD लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कई लोग को इग्नोरेंस के कारण वो बैंक से नहीं ले पाते या जानकारी नहीं होती है तो वो नहीं लेते हैं उसमें। LOD बेसिकली बोले तो जब आपका लोन स्टार्ट होता है तो बैंक आपको अपने लेटर हेड पे आपको एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें ये मेंशन होता है कि आपके कौन कौन से पेपर फला बैंक में जमा है। प्रॉपर्टी पेपर की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। इसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नंबर 4 आती है फोरक्लोजर लेटर। फोरक्लोजर लेटर जब आप जिस डेट को भी आप बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर बैंक का जहाँ से आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं कितना लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग बाकी है उसका, तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये फोरक्लोजर स्टेटमेंट ही जो है वो आपको बताता है कि भाई इतना आउटस्टैंडिंग है और इस फेवरिंग में चेक या ड्राफ्ट बनेगा। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि मान लो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल A बैंक से B बैंक में आपको बैलेंस ट्रांसफ़र कराना है, ठीक है, तो B बैंक A के फेवर में चेक बना करके देगी जो कि फोरक्लोजर अमाउंट में लिखा होता है, बट उसकी भी एक डेट होती है। नॉर्मली 24 या 25 के हर मंथ के 24 या 25 के बाद वो बैलेंस ट्रांसफ़र का चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यदि 24 तक आपने पेमेंट कर दी फिर तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद फिर वो पेमेंट आपकी 1 तारीख को ही जाएगी आपकी। तो एक ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी होती है। प्लस इसमें EMI का भी ध्यान देना होता है कि जैसे मान लो कई बार होता ये है कि आपकी EMI की डेट 5 तारीख की है। मान लो A बैंक से आपका लोन चल रहा है, आपकी EMI की डेट 5 तारीख है, आपका लोन 24 तारीख को क्लोज़ हो रहा है। तो उतनी जल्दी होता क्या है कि जो बैंक के A बैंक के जो फॉर एग्जांपल मान लो ECS डिपार्टमेंट है तो वो इतनी जल्दी उस तक वो कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाती। तो इतनी जल्दी आपका जो ECS लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, जो हर महीने की आपकी EMI निकलती है, वो इतनी जल्दी वो स्टॉप नहीं हो पाता, तो आपको वो अकाउंट में वो हिट भी करेगा। तो उससे खैर कोई चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट होती है बैंक यदि ECS डिडक्ट भी कर लेती है तो वो आपको बाद में रिफ़ंड हो जाता है। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि आपको बैलेंस ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैं आपको कुछ अच्छी नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। प्लस आप ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में ना आए, ये मेरी एक कोशिश थी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक दे सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।